हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों ने गृह विज्ञान विषय को चुना है अनिवार्य विषय के रूप में, आप सभी के लिए यह वायरल मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस वायरल मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में ना आए। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हो एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। इस प्रश्न का उत्तर यानी इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर ले आ चुका हूँ, प्रिंट कराकर ला चुका हूँ मैं आप सभी के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है मैंने इस मॉडल पेपर को तैयार करने में। बस आप एक बार शेयर कर देना और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। चलिए, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। 823 IG कोड का मॉडल पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से रट लेना, क्योंकि इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंड में, खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में या उत्तर पत्रक में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको कुछ इस तरह की OMR शीट मिलेगी, जिसपे आप प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक का उत्तर गोला काला करके देंगे। और जो आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्न के अंतर्गत गोला काला किया होगा, नीचे आप उसका भी उल्लेख करेंगे यानी लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है खंड आ के सभी 20 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर जो है खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटिएगा और ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करिएगा। कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए ये पहला प्रश्न है। अब पहले प्रश्न में सही विकल्प है C वाला। अब आपने D वाला गोला काला कर दिया, तो अब ना तो आप इसको काट सकते हैं, ना इरेजर से इसको साफ कर सकते हैं, ना ही इसमें व्हाइटनर लगा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्देश। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके पीछे मत पड़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, जिस प्रश्न का मान लीजिए आप उत्तर लिख रहे हैं और प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, तो आप कॉपी में पेज मत छोड़िएगा। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ यानी पार्ट ए निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से मेरे प्यारे बच्चों जो विकल्प सही है उसको चुनकर OMR उत्तर पत्रक में या OMR शीट में गोले को काला करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। 2025 बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है।
मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी हम पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं, इसका क्या कारण है या क्या उद्देश्य है, किस लिए बनाया जाना चाहिए। तो व्यय पर नियंत्रण रहता है पहला, और दूसरा है बचत करना हम सीख जाते हैं। तीसरा हमारा जो है परिवार का आय कितना है, यानी हमारे परिवार की आय कितनी है, इसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये सभी, यानी पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है व्यय पर नियंत्रण करना, बचत करना और आय का ज्ञान भी हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, ये सभी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता किसके लिए खोला जाता है, 50 वर्ष से पूर्व के आयु के लिए, या 21 वर्ष के बाद, या मेरे प्यारे बच्चों 60 वर्ष के उपरांत, या 69 वर्ष के पूर्व। तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है कब मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 वर्ष के उपरांत। जब कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तब वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम चीनी का दाम 35 रुपये है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या है, 35 रुपये है। तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, 35 और 5 की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 25 का 5 और 5 तियां 15, 2 17, 175 रुपये आ जाएगा। यानी 5 किलो चीनी का दाम क्या आ जाएगा, 175 रुपये। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बिल्कुल तड़कता भड़कता हुआ है। कह रहा है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस को प्रयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न है, जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, पेचिस है, रिकेट्स है, अतिसार है या चेचक है। तो जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर होगा पेचिस और अतिसार। थोड़ा सा एक विकल्प मिसप्रिंट हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक विकल्प और होता यहाँ पर हैजा, और डी वाला विकल्प क्या होता, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही होता कौन सा ऑप्शन, यही डी वाला ऑप्शन, यानी पेचिस, अतिसार और हैजा ये अशुद्ध जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है। तो भोपाल में जो दुर्घटना हुई थी वह किसका उदाहरण है। यहाँ पर राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, टाइफाइड रोग फैलता है, तो इनमें से किसके द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, टाइफाइड रोग फैलता है किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन। प्रश्न अगला है, सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है, यानी सिलाई में जो गुनिया का प्रयोग किया जाता है इसका आकार क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का एल आकार का, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है, नील का प्रयोग किया जाता है। नील का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उनको रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है, डी वाला ऑप्शन सही होगा, रिकेट्स नामक रोग। यह मेरे प्यारे बच्चों सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, आंवला या खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें अधिकांश रूप से विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है पाया जाता है किसमें? आंवला में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कर दें जिन बच्चों के पास गृह विज्ञान विषय है अनिवार्य विषय के पास अनिवार्य विषय के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी धुआंधार तैयारी कराना है मुझे 2025 बोर्ड एग्जाम की, जिसमें मैं गृह विज्ञान विषय का तो मैं बिल्कुल कंप्लीट आपसे गारंटी लेता हूं कि यहीं से प्रश्न आएंगे जो मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं आप सभी लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विटामिन जो है यहाँ पर क्या है, विटामिन कौन सा है जो जल में घुलनशील होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है विटामिन के। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। विटामिन के जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन होना चाहिए नरम तथा तरल आहार, यानी रोगी को ऐसा भोजन देना चाहिए जो नरम हो और जो तरल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है, मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कितनी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन 206। प्रश्न अगला है, मोच की पहचान क्या है? मोच की पहचान या मोच का लक्षण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी को मोच आ गई है तो क्या होगा? पहला है लक्षण पीड़ा होगी यानी दर्द होगा। दूसरा लक्षण है जहां पर मोच आ जाएगी जिस अंग में वहां पर सूजन भी हो जाएगी। तीसरा लक्षण है मांसपेशियों में खिंचाव भी बना रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी मोच की पहचान अथवा मोच के लक्षण क्या हैं? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो आप सभी जानते हैं कि रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? हमारे फेफड़ों में होती है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़ों में। प्रश्न अगला है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे स्पंज में यहाँ पर एक और प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन, जिसका मैंने उत्तर बताया नहीं था आपको, प्रश्न ही बताया था। चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन के द्वारा। किस गैस के द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे स्पंज में मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? बर्फ का पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न अगला है, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हमें शरीर का तापमान मापना है यानी नापना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है शरीर का तापमान मापने यानी नापने के लिए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पी का, घर की सफाई महत्वपूर्ण है
इससे क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी घर की सफाई महत्वपूर्ण होती है और सुख प्राप्ति के लिए भी घर की सफाई महत्वपूर्ण होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आगे यहाँ पर है खंड बा, जो कि है लघुत्तरी, अति लघुत्तरी यानी अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों से संबंधित। तो यहाँ पर निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 2 नंबर का। तो चलिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक एक प्रश्न का उत्तर आप समझते चलिएगा, क्योंकि आपको गृह विज्ञान में रटना नहीं है बल्कि समझना है। बस कुछ ही चीजों को रटना है, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 21। पहला है यहाँ पर, परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही ज्ञान हो जाता है, यानी सही ज्ञान हो जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है बजट बनाने का, कि आय व्यय को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास भी किया जा सकता है, यानी हमारी आय कितनी है और हमारे खर्चे कितने हैं, यानी हम व्यय कितना कर रहे हैं, इसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं और समुचित बचत कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है, स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर बिल्कुल आसान है। प्रश्नोत्तर संख्या 22, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या आपको लिखना है कि जब व्यक्ति को चोट लगी हो अथवा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें स्नान ना कर पाना संभव नहीं है, यानी जो है व्यक्ति को स्नान करा पाना संभव नहीं है, उसको नहलाना संभव नहीं है, तब एक क्रिया की जाती है। ऐसी दशा में स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दशा में किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। स्पंज करने की पद्धति यह है कि गर्म या ठंडे पानी में तौलिया को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है। उसके बाद रोगी के कपड़े उतारकर पूरे शरीर में तौलिया से पोंछा जाता है। यहाँ पर तौलिया होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। उसी तौलिए से शरीर को पोंछा जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, स्पंज करना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23। चेक के कितने प्रकार होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं और उपयोगी क्यों हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 23 में आपको क्या लिखना है, वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक, इतने प्रकार के चेक होते हैं। वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक। चेक से लाभ यह है कि खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है। पहला लाभ, किसी भी परिचित व्यक्ति को चेक देकर बैंक से रुपया प्राप्त किया जा सकता है। ये है चेक बुक का लाभ, यानी चेक का लाभ। चलिए प्रश्न संख्या 24 है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 24। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है, घरेलू कूड़ा करकट। दूसरा कारण है मल मूत्र का पानी में मिल जाना, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशकों का पानी में घुलना, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है आधुनिक युग में, और यह कीटनाशक जब पानी में घुलते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक कारखानों का कचरा पानी में डालने से भी जल का प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पर 25।
आदर्श रसोई घर क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्श रसोई घर क्या है? बिल्कुल आसान सा उत्तर होगा इस प्रश्न का। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आदर्श रसोई घर, प्रश्नोत्तर संख्या 25। यहाँ पर आदर्श रसोई घर उसे कहते हैं जहां पाक संबंधी समस्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं या सुलभ होती हैं। बिल्कुल आसान सा उत्तर था, मैंने आपको बताया था। चलिए प्रश्न संख्या 26 है। यहाँ पर भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? मेरे प्यारे बच्चों, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती। जब कोई चीज भूनी जाती है तो जो चीज भूनी जाती है वह आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर रखा सेका जाता है। सेकने में क्या होता है? सेकने में मेरे प्यारे बच्चों उसको जो है सीधे अंगारों पर रखना होता है या विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है 27, सर्वोत्तम बजट किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। साथ ही मैं उत्तर भी लेकर के आया हूं इन सभी प्रश्नों का, आप लोग उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर क्या होगा? यह बजट सबसे अच्छा होता है। कौन सा? बचत का बजट। इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है। इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा आय व्यय में संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही भविष्य के लिए कुछ धन संचित कर लिया जाता है। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि बचत का बजट ही सबसे उत्तम बजट है। इस बजट से परिवार सदैव सुखी, संपन्न व संतुष्ट रहता है। परिवार पर कभी आर्थिक संकट नहीं आते। परिवार सुखी व समृद्धशाली रहता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्जलीकरण क्या है? इसके लक्षण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27 का अथवा। चलिए इसका भी उत्तर आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा? किसी भी कारण से व्यक्ति के शरीर में जल की आवश्यकता यानी आवश्यक मात्रा का घट जाना। किसी भी कारण से व्यक्ति के शरीर में जल की आवश्यक मात्रा का घट जाना ही क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्जलीकरण के लक्षण क्या हैं? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निर्जलीकरण का पहला लक्षण है, शरीर से जल निकल जाने से स्वास्थ्य गिर जाता है। दूसरा लक्षण है, शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है। तीसरा लक्षण है, व्यक्ति का चलना फिरना भी अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। और निर्जलीकरण के कारण व्यक्ति का शरीर सूख जाता है तथा रोगी का वजन घट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आसान शब्दों में। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको रटना ना पड़े। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 28 है। कह रहा है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है? वृक्षारोपण से क्या लाभ है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 28 आप लोग इस तरह से लिखिएगा। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है? वृक्षों से हमें लकड़ियां होगा, यहाँ पर लकड़ियां होगा, आप लोग सही कर लेंगे।
लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं, वनों के द्वारा हमारा पर्यावरण नियंत्रित रहता है। तीसरा है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। वनों के द्वारा हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जो कि मनुष्यों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वनों के होने से मृदा का अपरदन नहीं होता, वनों के कारण मृदा का भी अपरदन नहीं होता है। अगला है लाभ वन से कि वनों से हमें फल, वनों से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। अगला लाभ है वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस प्रश्न का भी आंसर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, कठिन जरा सा भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अथवा में मलेरिया रोग से बचने के क्या उपाय हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग से बचने के क्या उपाय हैं, साथ ही आपको बताना है कि इस रोग के क्या लक्षण हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, रोग के लक्षण। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा यानी मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं। इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर है, यानी जिसको भी मलेरिया होगा उसको बुखार आ जाएगा, ज्वर यानी बुखार आ जाएगा जो बार बार उतरता व चढ़ता रहता है, इसलिए इसे बारी का बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बारी का बुखार भी कहते हैं। बुखार चढ़ने का समय बहुत ठंड लगती है, यानी बुखार चढ़ते समय बहुत ठंड लगती है, यानी बहुत ज्यादा जाड़ा लगेगा, ठंड लगेगी। रोगी कांपता है, कभी कभी उसका जी भी मिचलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पित्त का वमन होता है, सिर भी भारी होता है। जब ज्वर उतरता है यानी बुखार उतरता है तो पसीना आता है। मलेरिया से बालक रोगी का फलीहा बढ़ जाता है जिसका तुरंत उपचार करना चाहिए। अब मलेरिया रोग से बचने के उपाय क्या हैं। पहला उपाय है स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी को सूचित कीजिए, जिससे रोगी के रक्त की जांच से यह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाए कि रोगी मलेरिया से पीड़ित है या किसी अन्य रोग से। दूसरा उपाय है डॉक्टर जांच के उपरांत उपयुक्त दवाई खिलाएगा। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। तीसरा उपाय है जब तक रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा न मिल जाए रोगी को विश्राम करना चाहिए। और चौथा उपाय है हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 29, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। बिल्कुल नया टॉपिक जुड़ा है आपकी गृह विज्ञान के विषय में, यानी गृह विज्ञान विषय में ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 29 आप लोग ध्यान दें। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, परिवहन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वहीं सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो रही है। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हो सकता है आप अपने इलाके में चला पा रहे हो, लेकिन जिस दिन आप पकड़े जाएंगे अच्छा खासा जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले क्या मांगती है, लाइसेंस की मांग करती है। किसकी मांग करती है, लाइसेंस की मांग करती है।
जिसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है और इसके बाद अन्य दस्तावेज देखती है पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं? तो घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं, इसका जो है उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का अथवा आप लोग इस तरह से लिखेंगे, घर पर सिलाई की उपयोगिता या घर पर सिलाई से क्या लाभ हैं। पहला है उचित नाप के अनुसार सिलाई। यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना कठिन है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग जरूर शेयर कर देना इस मॉडल पेपर को, क्योंकि यही प्रश्न आने हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में। चलिए दूसरा लाभ है समय पर सिलाई। वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिल कर नहीं देते हैं। उनके यहाँ बार बार जाने से परेशानी की भी जो है दिक्कत झेलने पड़ती है, यानी परेशानी का भी अनुभव होता है। तीसरा लाभ है टिकाऊ सिलाई। गृहिणी घर पर वस्त्रों की दोहरी सिलाई करके सिलाई को टिकाऊ बना सकती है। सिलाई को क्या बना सकती है? टिकाऊ बना सकती है। दर्जी प्रायः ऐसा करने में संकोच करते हैं, यानी वो एक भी बार इकहरी सिलाई करते हैं। और चौथा लाभ है धन की बचत। घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है, जिसे अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई करने से पूर्व ठीक से नाप लेना आवश्यक है, ताकि सिलाई के बाद कपड़ों की फिटिंग सही हो। छोटा बड़ा होने पर वस्त्र बेकार हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अथवा यहाँ पर 30 जो है प्रश्न संख्या 30 है, ऊनी वस्त्रों की देखभाल आप कैसे करेंगी? तो चलिए बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 30, ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वप्रथम वस्त्रों को अच्छी प्रकार से ब्रश से झाड़ कर धूल को अलग कर देना चाहिए। इसके उपरांत वस्त्रों को साबुन अथवा शोधक पदार्थ के घोल में भिगोया जाता है। कुछ समय तक गीला करने के उपरांत वस्त्रों को हल्के हाथों से दबाव डालकर या मल कर साफ किया जाता है। इस प्रकार ऊनी वस्त्र शीघ्र ही साफ हो जाते हैं। वस्त्रों को कम से कम 2-3 बार साफ पानी से खंगाला जाता है। इस प्रकार वस्त्रों से संपूर्ण साबुन अथवा शोधक पदार्थ निकल जाता है तथा वस्त्र पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों को कसकर निचोड़ना नहीं चाहिए। इनमें से पानी को हल्के दबाव से ही पानी निकालना चाहिए। किसी तौलिए में लपेटकर भी हल्के दबाव द्वारा अतिरिक्त जल को निकाला जा सकता है। यदि अभी वस्त्र पर प्रेस करना है तो वस्त्र के उल्टे ओर भी पतला गीला कपड़ा रखकर ताप पर ही प्रेस किया जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अथवा में प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का अथवा प्रेशर कुकर की उपयोगिता। यह एक हैंडल युक्त बर्तन होता है जिसके ढक्कन के अंदर चारों तरफ एक रबड़ का छल्ला लगा रहता है। ढक्कन पूरी तरह बंद कर देने से भाप बाहर नहीं निकल पाती और उसके दबाव से खाना अतिशीघ्र पक जाता है। भाप के अंदर ही रहने से भोज्य तत्व तथा सुगंध नष्ट नहीं होती है। इस बर्तन के अंदर 2-3 छोटे बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ रखकर एक साथ ही पकाए जा सकते हैं। यह कुकर स्टोव, कोयले की अंगीठी होगा अथवा गैस के चूल्हे पर रखा जा सकता है। इसमें समय तथा ईंधन की भी बचत होती है, अतः यह रसोई घर के लिए
एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोजन पकाने के उद्देश्य क्या हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 31। भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों, सुपाच्य भोजन। भोजन को पकाने से उसके जटिल अवयव यानी श्वेतसार, मांसपेशियों के तंतु आदि टूटकर एक सीमा तक तरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन नरम व चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है। दूसरा है यहाँ पर आहार को स्वादिष्ट बनाना। पाक क्रिया का एक उल्लेखनीय उद्देश्य खाद्य सामग्री को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाना भी है। विभिन्न खाद्य सामग्रियां कच्ची अवस्था में स्वादिष्ट नहीं होती, बल्कि उनका स्वाद अरुचिकर ही होता है। जो कच्ची होती हैं सामग्री, कुछ सामग्रियां ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगती। आगे आप देखें यहाँ पर, इन खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो ये स्वादिष्ट हो जाती हैं तथा रुचि पूर्वक खाई जा सकती हैं। तीसरा यहाँ पर है उद्देश्य आकर्षक बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक भी बनाना होता है। पकने पर आहार का उनका स्वाद अरुचिकर ही होता है, यानी पकने पर आहार का स्वाद अच्छा होता है, बल्कि कच्चे रहने पर स्वाद क्या रहता है? अरुचिकर ही रहता है। इन खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो ये स्वादिष्ट बन जाती हैं तथा रुचि पूर्वक खाई जा सकती हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर चौथा वाला ये है, आहार को विविधता प्रदान करना। पाक क्रिया का एक उद्देश्य खाद्य सामग्री को विविधता प्रदान करना भी है। पाक क्रिया के माध्यम से एक ही खाद्य सामग्री को भिन्न भिन्न व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आहार की विविधता व्यक्ति को अधिक संतोष प्रदान करती है तथा आहार के प्रति रुचि बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 का, अथवा कृत्रिम श्वसन क्रिया। कृत्रिम श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? रोगी को कृत्रिम श्वसन कब और कितने प्रकार से दी जाती है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कृत्रिम श्वसन क्रिया और प्राकृतिक जो है श्वसन क्रिया, आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा ये प्रश्न मिसप्रिंट हुआ है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया और कृत्रिम श्वसन क्रिया, और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? चलिए इसका उत्तर आप लोग याद करिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है प्रश्न, लेकिन उत्तर नहीं मिसप्रिंट हुआ है। चलिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। कृत्रिम श्वसन क्रिया या प्राकृतिक श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर। पहला अंतर क्या है? प्राकृतिक श्वसन सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, यानी सदैव हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये प्राकृतिक श्वसन क्रिया है। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। जब हमें सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तभी हमको कृत्रिम श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला अंतर क्या है? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा अंतर है, प्राकृतिक श्वसन सामान्य परिस्थितियों में यह क्रिया आजीवन निरंतर चलती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया केवल कुछ असामान्य परिस्थितियों में सीमित समय के लिए ही चल पाती है। यानी कृत्रिम श्वसन क्रिया जो है असामान्य परिस्थितियों में, जब व्यक्ति सांस लेने में दिक्कत कर रहा हो, यानी दिक्कत हो रही हो व्यक्ति को किसी भी कारणवश, तब कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जाती है, अन्यथा प्राकृतिक श्वसन क्रिया तो आजीवन चलती ही रहती है।
तीसरा है अंतर यहाँ पर, यह स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, यानी सांस हम लेते रहते हैं, अपने कार्य भी करते रहते हैं, क्योंकि यह एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। अगला अंतर है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वयं ही पसलियों तथा तंतुपट की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया सदैव अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा दूसरे व्यक्तियों को विशेष श्रम करना होता है इसमें, और उन्हीं के द्वारा यह क्रिया संपादित भी होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिएगा। प्रश्न संख्या 32 है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह व्यय में मितव्ययिता के लिए किन किन या किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 6 नंबर का प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। अथवा में प्रश्न है, दूषित जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं। हैजा रोग के कारण, लक्षण तथा बचने के उपाय लिखिए। ये भी प्रश्न 6 नंबर का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है यहाँ पर अथवा में प्रश्न, यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 33 है, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। और प्रश्न संख्या 33 का अथवा है, हेपेटाइटिस रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, ड्राइवर से क्या आशय है। ड्राइवर के उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आप लोग तैयार कर लेंगे अपनी जो है नोट्स से। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।